नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिलीगुड़ी में अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम, एसएसबी प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। जवानों संग अमित शाह ने किया बड़ा खाना। पैलेट गन मामले पर राहुल का धरना, एफआईआर की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। साहिल की आंख जाने का किया दावा। राहुल के धरने पर नड्डा का पलटवार, नड्डा बोले राजनीतिक दिखावा और ध्यान भटकाने की कोशिश। राजकोट सिविल अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन, सीनियर डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार का आरोप, सस्पेंड करने की मांग पर धरना। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भारत, गायत्री टीसा ने खत्म किया 15 साल का सूखा, क्वार्टर फाइनल जीतकर मेडल किया पक्का। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमरेली के खंबागिरी इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमरेली में ईलियों का आतंक बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमरेली में ईलियों का आतंक बढ़ गया है। घर घर, दुकान, सड़क, हर जगह ईलिया ही ईलिया हैं। बारिश के बाद अचानक बढ़ा है ईलियों का आतंक। बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं ग्रामीण। प्रशासन ने शुरू किया है दवा का छिड़काव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमरेली के खंबागिरी इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नानुड़ी और मितियाला गांव में इन दिनों लाखों ईलियों के आतंक से लोग परेशान हैं। घर, दुकान, सड़क और दीवारें तक ईलियों से पट गई हैं। बारिश के मौसम में अचानक बढ़ी ईलियों की संख्या ने ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और लोगों का कहना है कि रात में सोना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है, वहीं खाने पीने की चीजों और फसलों को भी नुकसान पहुंचने की शिकायत है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में ईलियां नहीं देखी। कई घरों, दुकानों में लोग लगातार ईलियों को हटाने में जुटे हैं। प्रशासन की ओर से दवा का छिड़काव भी शुरू किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में ईलिया गांव में कहां से आई और इनसे कब तक राहत मिलेगी। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में नियंत्रण के प्रयास भी जारी हैं। और इसी मामले पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जीवात जे ईळ છે હા ઈયળો બહુ છે એટલે ઈ કઈ કયા પ્રકારની ઈળ કહેવાય? આ ઈ ભરવાડ કહેવાનું નામ ભરવાડ કહેવાય। હા બરોબર। અત્યારે ખાવું હોય તો વિચાર કરવો પડે, પલંગ ઉપર બેહીને માણસો ખાય। ઓહો, એટલે નીચે પગ મૂકો તો ઈયળ જ હોય? નીચે નીચે નકર માથે મકાન ઉપરથી એટલી પડે, ઉપર આમ બાંધીને રાખવું પડે। એટલે ધાબુ હોય તો ધાબામાં હોય તો ધાબાની અંદર એટલી, તો પછી રોડ ઉપર તો આમ કે હલાવી પોઝિશન એને આવી શું લેવા કોને ખબર। આ ડુંગરા બુંગરા કપાઈ ગયા ને એની હિસાબે આ ઈળું બધું અંદરથી નીકળે, અંદરથી નીકળ્યું। એટલે જીવાતને ક્યાં રહેવાનું। ને આ કેટલા સમયથી આમ ડુંગરા ટૂંકમાં 10-15 વર્ષથી જેસીબી આવ્યા છે મિચ્ચાળામાં? મિચ્ચાળામાં આમ 7-8 વર્ષ પાકા 7-8 વર્ષથી ટૂંકમાં જેસીબી આવ્યા ત્યારથી આવ્યા તે દિનમાં ડુંગરા કપાણા ને આ ઈયળો ટૂંકમાં ઈળુનું કોઈ નામ નથી। આ અત્યારે આ કેટલા વર્ષથી નીકળે? આ 4 વર્ષથી તો સતત નીકળે છે, 4-5 વર્ષ। વાંસળીમાં ફળીમાં બધી રોડ ઉપર એટલી લાગત। આને દેશી નામ શું કહેવાય છે? ભરવાડ। ભરવાડ। અને આ ઈ સિવાય ટૂંકમાં ગામમાં કઈ કઈ જગ્યાએ છે? મિત્યાળામાં તો અને આગળ ક્યાં છે? ગામમાં એના ડુંગરવાળામાંથી આવે। ડુંગરમાંથી એટલે ક્યાં ડુંગર? આમ ટૂંકમાં જંગલ ડુંગરા છે ને મિત્યાળાની ફરતા ડુંગરા છે। શિહોર જોયું, શિહોરમાં એનું ગામ છે, ફરતા ડુંગરા ઘોસાળા ગામ। सिलीगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी एसएसबी के कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने सुरक्षा व्यवस्था और जवानों से जुड़े अहम मुद्दों पर भी बात की। कार्यक्रम के बाद अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी ने एसएसबी जवानों के साथ बड़ा खाना कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। जवानों के साथ भोजन कर गृह मंत्री उनके समर्पण और देश की सुरक्षा में निभाई जा रही भूमिका की भी सराहना की।
इस दौरान अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने जवानों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारी, जवान और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। एसएसबी के प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए सीमा सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। गृह मंत्री ने जवानों के साथ संवाद कर उनका हौसला भी बढ़ाया है। कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने 560 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक स्वीकृति हमें दे दिया है। किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा करनी है तो सिर्फ सुरक्षा बल नहीं कर सकते। जनता की आवाजाही, प्रवास, पर्यटन, उद्योग, उसको उस क्षेत्र में लगाने से हमारी उपस्थिति बढ़ती है। हमने नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है। मैं आज उत्तरबंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की। दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित साहिल लहोबच को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल साहिल की एक आंख की रोशनी चली गई और उसके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। राहुल ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती वह धरने से नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस ने शिकायत लेने और मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराए जाने की बात भी कही। पुलिस का कहना है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी भी जांच कर रही है। यह विवाद 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की ओर निकाले गए छात्र मार्च के दौरान हुई झड़प से हुआ था। अब राहुल गांधी के धरने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सियासी केंद्र में आ गया है। तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीटीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है। ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। ज़्यादा पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। हमने पोस्ट किया कंप्लेंट so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO cannot place 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तीखा हमला बोला है।
घायल छात्र के साथ राहुल गांधी के प्रदर्शन को नड्डा ने राजनीतिक दिखावा और ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई की घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही हाई पावर्ड कमेटी गठित कर चुका है। ऐसे में चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बीच धरना देने के राहुल गांधी के कदम पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्र के मुद्दे पर वास्तविक समाधान के बजाय इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। नड्डा ने कहा कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रिया से चलता है, न कि राजनीतिक प्रदर्शन से। उन्होंने कांग्रेस में संसद में बहस से बचने और राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का भी आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी लगातार छात्र के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वो उनको भेज दिया गया है। और राजकोट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर कृषा सिंगाला एक मरीज के इलाज से जुड़ी जानकारी लेने सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अश्विन रमाड़ी के पास गई थी। इसी दौरान कथित तौर पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और घटना के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर अश्विन रमाड़ी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और अस्पताल में डॉक्टरों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में दोनों पक्षों का पूरा पक्ष सामने आने के बाद ही विवाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अरे आवाज नहीं का क्या तुम बोलता हो? बोलना तो बोलना क्या बोलते? अरे सब है, मैं क्या किया उस केस में और तुम क्या बोल रहे हो? सब चैलेंज करो सब साथ मिलके। ऐसे मत करो, अपना ढोल पिटवाओ। आपका ढोल में पिटूंगा। आपके पास सत्य का कोई वजूद नहीं है, फिर दौड़ दौड़ के आते हो और करते रहते हो। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और टीसा जॉली की भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का 15 साल से चला आ रहा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल का साखा भी खत्म हो गया है। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक तो नहीं की, लेकिन शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय टीम वर्क, कोच की गाइडेंस और घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन को दिया है। गायत्री और ट्रिसा ने कहा कि कोर्ट पर दर्शकों का लगातार समर्थन उनका आत्मविश्वास बढ़ाता रहा। सेमीफाइनल में अब उनका सामना दुनिया की नंबर 1 जोड़ी से होगा, जिसे लेकर दोनों खिलाड़ी शांत रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है।
भारतीय जोड़ों की इस जीत के साथ देश की नज़र अब सेमीफाइनल मुकाबले पर है। दोनों खिलाड़ी पिछले भारतीय चैंपियनों से प्रेरणा लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल का रंग और बेहतर करने के इरादे से उतरेंगी। I think today was also a pretty good match. I think it was a pretty tough match. We were down, trailing, and then even in the second set it was very tricky. But then I think we told each other to stay calm, and I think that's what we're going to do tomorrow as well. We just want to stay calm, and we just want to get on court and give our 100%, just enjoy as we did today. And women's doubles that they made created histories in India, and I always praise and admire them. And Gopi Chand sir defeated a Chinese player 24 years ago to win the All England Open. So, did he share any particular message as to how to face a Chinese opponent? Something like that, any strategy or something? Nothing as such. And how does it feel to have your father as a coach, as well as he's a legend, obviously. So how does it feel to have him as the coach, obviously behind your back at every match? It's really special. He's a huge support. He's been a huge contribution, and I just think I'm super grateful that he can travel with me and that he can sit behind our matches. I think I'm super confident whenever he's there. यमन और सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों ने 2 कॉमर्शियल जहाज को कथित तौर पर हाईजैक कर लिया है। इन दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी भारतीयों के सुरक्षित होने की जानकारी भी सामने आई है। पहली घटना में इरिट्रिया के झंडे वाले टैंकर MT Cebu 1 को अदन की खाड़ी में हाईजैक किया गया। जहाज पर 16 भारतीय समेत 20 क्रू मेंबर भी सवार थे। वहीं दूसरी घटना में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के झंडे वाले MV लुतुफ को अगवा किया गया, जिसमें 6 भारतीय समेत 10 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद समुद्री लुटेरे छोटी नावों से जहाज पर चढ़े और क्रू को अपने कब्जे में ले लिया। एक जहाज को सोमालिया के नुगाल तट की ओर ले जाने की जानकारी भी सामने आई है। अब तक किसी भी भारतीय के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है और इन घटनाओं ने रेड सी, गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन में कॉमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारतीय शिपिंग मंत्रालय पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क में है। वाराणसी से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 दिन से लापता एक MSc छात्रा का शव उसके प्रेमी के किराए के मकान के बाथरूम से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि युवती का प्रेमी घटना के बाद से फरार है। जानकारी के मुताबिक छात्रा 18 अगस्त को कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 3 दिन बाद बच्छाव इलाके के एक बंद मकान से बदबू आने पर पुलिस पहुंची, जहां बाथरूम से छात्रा का शव मिला। मृतिका की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है। वह जगतपुर PG कॉलेज में MSc फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। पुलिस के मुताबिक श्रेया के चोलापुर निवासी विवेक चौबे से प्रेम संबंध थे। परिवार का आरोप है कि श्रेया की शादी कहीं और तय होने के बाद विवेक नाराज हो गया था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि विवेक की नज़र श्रेया के नाम आने वाली करीब 7 बीघा जमीन पर थी। फिलहाल पुलिस विवेक की तलाश कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही हत्या की असली वजह साफ होगी और घटना के बाद से विवेक चौबे फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज 112 पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना रोहनिया के अखरी क्षेत्र के एक मकान में करीबन 20 से 22 वर्ष की लड़की की डेड बॉडी मिली है। मौके पर तुरंत मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। आगे की जानकारी पता करने पे यह ज्ञात हुआ है कि शव की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है। इनके पिता का नाम सुनील उपाध्याय है, जो कि ग्राम मरुई, थाना राजा तालाब के निवासी हैं। जब पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है वह कमरा विवेक चौबे नाम के आदमी द्वारा किराए पे लिया गया था, जो कि इनका दूर का रिश्तेदार भी है। परिवारजनों द्वारा विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है
और मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तुरंत गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई होगी। सूरत की नई सिविल अस्पताल में 99वां सफल अंगदान दर्ज हुआ है। 29 वर्षीय पवन कुमार सेन के अंगदान से 4 जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी मिलने जा रही है। पवन कुमार 15 अगस्त को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान 18 अगस्त को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया था। इसके बाद दुख की इस घड़ी में परिवार ने मानव हित में अंगदान का फैसला लिया। पवन कुमार का हार्ट अहमदाबाद के CIMS अस्पताल भेजा गया है, जबकि लीवर और दोनों किडनी KD अस्पताल में ट्रांसप्लांट के लिए भेजे गए हैं। इस तरह उनके अंगों से 4 मरीजों को जीवन दान मिलेगा। अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट के समन्वय से पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह अंगदान समाज के लिए मानवता और संवेदनशीलता की बड़ी मिसाल भी बन गया है। सूरत से प्रेस मीडिया की आड़ में करोड़ों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी और महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे लेने के आरोप में एक अखबार के संपादक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेंद्र दिनकर चौधरी के रूप में हुई है और आरोप है कि उसने सूरत महानगर पालिका के BRTS रूट की रोलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 1.84 करोड़ रुपए वसूले थे। फर्जी SBI बैंक DD दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का भरोसा देने का भी आरोप है। इसके अलावा पालिका में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 लोगों से करीब 2.42 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप है। एक अन्य मामले में नौकरी के नाम पर 15.16 लाख रुपए और अड़ाजल में मकान दिलाने के नाम पर 1.50 लाख रुपए लेने की शिकायत भी सामने आई है। कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी नहीं मिलने के बाद पीड़ितों ने खटोदरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई करते हुए राजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया और दोनों मामलों में उन्हें 24 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी और चेक बाउंस के मामले दर्ज है। अब फिलहाल इस मामले की जांच भी जारी है। फरियादी श्री चंद्रकांत निकुम इको सेल में आके उन्होंने अपनी फरियाद दर्ज करवाई, जिसमें फरियाद की हकीकत ये थी कि आरोपी राजेंद्र चौधरी जो खुद जनादेश न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल का तंत्री है, उस हिसाब से उसने अपनी पहचान देके कॉरपोरेशन में भी उसकी बहुत अच्छी पहचान है और वो उसके पास BRTS रूट का जो रेलिंग होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट वो दिलवा सकता है। ऐसा विश्वास फरियादी को दिला के उसने फरियादी से 1.84 करोड़ रुपया ले लिया और बाद में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके पास आया नहीं था। ये एक चीटिंग था। फरियादी को जब जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, तो उसके बाद यहाँ पे उसने फरियाद दर्ज करवाई थी। उसकी फरियाद दर्ज होने के बाद एक और फरियादी सुखदेव पाटिल हमारे पास आए थे, यही आरोपी के विरुद्ध फरियाद लेके। वो फरियाद की हकीकत ये थी कि आरोपी राजेंद्र चौधरी अपनी तंत्री के हिसाब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लोगों को नौकरी दिलवा सकता है, ऐसा विश्वास उन्हें फरियादी को दिलाया और ये विश्वास दिला के एक व्यक्ति को नौकरी के लिए 15 लाख रुपया देना पड़ेगा। ऐसा करके 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम फरियादी और अन्य भोग बनना से उसने ले लिया और उनके साथ भी विश्वासघात और धोखाधड़ी की है। आरोपी के खिलाफ ये इको सेल में 2 ऑफेंस रजिस्टर्ड है। उसके सिवाय अडाजन पुलिस स्टेशन में 2019 की साल में एक धोखाधड़ी का ऑफेंस रजिस्टर्ड है और नामदार कोर्ट में यही आरोपी के खिलाफ 8 चेक बाउंस के केस भी चल रहे हैं। सर, एक तंत्री होने के बावजूद भी इस तरह की धोखाधड़ी करने के पीछे का क्या कारण था? मेन रीज़न ये था कि जो अपना काम है वो काम छोड़ के गलत रास्ते से जल्दी से पैसा कमाने की लालच में। तापसी पन्नू की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म गंधारी का फर्स्ट लुक सामने आ गया है और फिल्म की रिलीज डेट भी तय हो गई है। फिल्म में तापसी एक ऐसी मां के किरदार में नजर आएंगी जो अपनी लापता बेटी को खोजने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नेटफ्लिक्स ने फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए बताया कि गंधारी 3 सितंबर 2026 से स्ट्रीम होगी।
पोस्टर में तापसी का दमदार और उग्र अंदाज नजर आ रहा है, जबकि बैकग्राउंड में देवी की छाया फिल्म की कहानी में बदले और संघर्ष और रक्षा के संकेत देती है। फिल्म में तापसी के साथ इश्वाक सिंह, छाया कदम, स्वास्तिका मुखर्जी, मीता विशिष्ट और जतिन सरना भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी कनिका ढिल्लों ने लिखी है, जबकि निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। गंधारी में एक मां ने अपनी बेटी के लिए संघर्ष और उसके अटूट प्यार की कहानी देखने को मिलेगी। अब देखना होगा कि तापसी का यह नया अवतार दर्शकों को कितना पसंद आता है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।